हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के विलियन चैप्टर के अगली टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग अर्धपारगम में झिल्ली, परासरण और परासरण के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है परासरण तथा विसरण में अंतर, ठीक ना। परासरण तथा विसरण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ठीक ना। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन ध्यान देंगे हम लोग बच्चों। परासरण और विसरण में अंतर की बात करने वाले हैं, ध्यान से सभी लोग सुनिएगा। देखिए, हमने एक तरफ लिखा है परासरण और दूसरी तरफ लिखा है विसरण। पहले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो परासरण में क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं बच्चों कि परासरण में जो कण होते हैं, विलायक के जो कण होते हैं, वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ गति करते हैं, ठीक ना। पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि विलायक के जो कण होंगे ये परासरण की क्रिया में तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। और यदि हम लोग विसरण की बात कर ले बच्चों, तो विसरण में इसका ठीक अपोजिट होता है, यानी इसमें जो कण होते हैं वो सांद्र से तनु की तरफ गति करते हैं, सांद्र विलयन से तनु विलयन की तरफ गति करते हैं, ठीक ना। जैसे आपके घरों में कहीं पे आप देखे होंगे जो परफ्यूम की बोतल होती है, ठीक ना। तो परफ्यूम की बोतल जो परफ्यूम में भरा गया होता है, ठीक ना, बोतल में जो परफ्यूम भरा गया होता है वो अत्यधिक मात्रा में कंसंट्रेटेड होता है, सांद्र होता है, क्योंकि भाई छोटे से आयतन में बहुत सारे पार्टिकल है। लेकिन जब उसको हम स्प्रे करते हैं तो सांद्र की तरफ से वो बाहर निकलता है, तो बाहर क्या होगा, तनु ही तो होगा, ठीक ना। तो सांद्र से तनु की तरफ गति करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों परासरण के दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें अर्धपारगम में झिल्ली, जिसको हम लोग शार्ट में एसपीएम बोलते हैं ना, यानी परासरण में अर्धपारगम में झिल्ली या एसपीएम बोल सकते हैं ना, अर्धपारगम में झिल्ली या एसपीएम की आवश्यकता होती है। इसमें एसपीएम की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें एसपीएम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी कहने का अर्थ यह है बच्चों कि विसरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम में झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन परासरण की क्रिया करने के लिए आपको अर्धपारगम में झिल्ली की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे अगला पॉइंट। देखिए, परासरण में क्या होता है, परासरण में केवल विलायक के कण जो होते हैं ये गति करते हैं। परासरण की क्रिया में विलायक के जो कण होते हैं वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ गति करते हैं, ठीक ना। तो गति कौन से कण करते हैं, अर्धपारगम में झिल्ली से होगा केवल विलायक के कण ही ना आर पार हो पाते हैं। तो विलायक के कण अगर आर पार होंगे तो गति किन में होगी, गति होगी विलायक के कणों में, ठीक ना। यानी विलायक के कण जो होते हैं ये क्या करते हैं, गति करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसकी विसरण की अगर बात करें तो विसरण में क्या होता है बच्चों, इसमें विलेय के कण और विलायक दोनों के कण गति करते हैं, विलेय के कण भी गति करते हैं और विलायक के कण भी गति करते हैं। तो परासरण में केवल विलायक के कण गति करते हैं और विसरण में विलेय और विलायक दोनों के कण गति करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करें बच्चों अगला पॉइंट, परासरण केवल द्रव में होता है। यदि हम लोग परासरण की क्रिया की बात करें तो परासरण की क्रिया द्रव में पाई जाती है, ठीक ना। द्रव में परासरण की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन अगर विसरण की बात कर लिया जाए तो विसरण की क्रिया द्रव और गैस दोनों में होती है, ठीक ना। विसरण की जो क्रिया होती है वो द्रव में भी होती है और गैस में भी होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा गया है विसरण द्रव और गैस दोनों में होता है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। अगला पॉइंट है परासरण को रोका जा सकता है। यदि हम लोग परासरण की क्रिया को, ठीक ना, परासरण की क्रिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, अभी हम लोग परासरण दाब में पढ़ेंगे। परासरण की क्रिया को कैसे रोका जा सकता है बच्चों, एक तरफ आपका क्या है, शुद्ध विलायक है और एक तरफ है सांद्र विलयन और बीच में हमने लगा दिया एसपीएम, अर्धपारगम में झिल्ली। तो होगा क्या, शुद्ध विलायक के जो कण होंगे वो अर्धपारगम में झिल्ली से होकर सांद्र विलयन की तरफ गति करेंगे, तो इसे तो परासरण करेंगे। अब हम लोग विलयन पे एक ऐसा दाब लगाएं जिससे
शुद्ध विलायक के जो कण है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली से सांद्र विलयन की तरफ जाना बंद कर दे, यानी परासरण की क्रिया रुक जाए। तो जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाएगी उसे हम लोग बोलेंगे परासरण दाब, यानी परासरण दाब के द्वारा परासरण की क्रिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जबकि विसरण की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो विसरण की क्रिया को रोका नहीं जा सकता। एक बार विसरण हुआ तो हम लोग उसको रोक नहीं सकते। परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है, विसरण की क्रिया को रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है परासरण दाब। इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक ना, परासरण दाब क्या होता है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, परासरण दाब को अगर हमको समझना है तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक फिगर देखते हैं। देखिए, ये एक फिगर है जिसमें हमने बीच में लगाया है एसपीएम, अर्ध पारगम्य झिल्ली। एक तरफ हमने लिया है शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, जल, और एक तरफ हमने लिया है सांद्र विलयन। क्या लिया है बच्चों, सांद्र विलयन, और बीच में लगा है एसपीएम। तो एसपीएम के द्वारा जो शुद्ध जल के कण होंगे, यानी विलायक के जो कण होंगे, वो सांद्र विलयन की तरफ क्या करेंगे, गति करना प्रारंभ कर देंगे। और गति करना प्रारंभ कर देंगे तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, परासरण। और इस क्रिया को यदि आप परासरण कहोगे तो अब क्या करेंगे, ये जो विलयन दिख रहा है, इस विलयन के ऊपर अगर हम लोग दाब लगाना शुरू करें, ठीक ना, तो दाब लगाते जाएं लगाते जाएं लगाते जाएं, एक समय ऐसा आएगा कि ये परासरण की क्रिया जो हो रही है, यानी शुद्ध विलायक के जो कण हैं ये विलयन की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली से होके जो गति कर रहे हैं, इनकी गति रुक जाएगी, यानी परासरण की क्रिया रुक जाएगी। तो जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाएगी उसी को हम बोलेंगे परासरण दाब। क्या बोलेंगे बच्चों, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक, किसी विलयन तथा शुद्ध विलायक को पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया, पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ होती है। परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से किधर होती है बच्चों, विलयन की तरफ। ठीक ना, शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ होने लगती है तो इस क्रिया को परासरण कहेंगे। ठीक ना, यदि हमने क्या बोला, हमने ये बताया आपको कि हमारे पास अर्ध पारगम्य झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली से शुद्ध विलायक और विलयन को अगर पृथक किया जाए, ठीक ना, पृथक किया जाता है तो जो विलायक के कण होते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलयन की तरफ गति करने लगते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, परासरण। ठीक ना, परासरण की क्रिया होने लगती है। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ होने लगती है तो इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे विलयन का परासरण दाब कहते हैं। विलयन के ऊपर जो अतिरिक्त दाब आप लगाएंगे उसी को हम बोलेंगे विलयन का परासरण दाब। ठीक ना, हमने क्या बताया, एक बार फिर से सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बच्चों। हमने बताया कि हमारे पास एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है, एक तरफ शुद्ध विलायक है और एक तरफ विलयन है। जैसे ही अर्ध पारगम्य झिल्ली को हम लोग लगाएंगे तो शुद्ध विलायक के जो कण होंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा सांद्र विलयन की तरफ क्या कर लेंगे, गति करना प्रारंभ कर देंगे, तो इसे हम लोग परासरण कहेंगे। अब विलयन के ऊपर इतना अतिरिक्त दाब लगा दिया जाए जिससे परासरण की क्रिया रुक जाए, और परासरण की क्रिया जिस दाब पर रुकेगी उसी दाब को हम बोलेंगे परासरण दाब। क्या बोलेंगे बच्चों, परासरण दाब। यहाँ पे हम लोग एक चीज और देखते हैं, देखिए, बोला जाता है कि विलयन का परासरण दाब जो होता है ये विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब के अंतर के बराबर होता है। ठीक ना, यानी विलायक का जो वाष्प दाब है और विलयन का जो वाष्प दाब है, दोनों का अंतर जो होगा ये विलयन का परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, आगे हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, अगला टॉपिक है हम लोगों का अति परासारी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक ना, अति परासारी विलयन, देखो नाम से ही पता चल रहा है, अति का मतलब अधिक ना, जिनका परासरण दाब क्या होता है, अधिक होता है। ऐसे दो विलयन जिनका परासरण दाब अधिक होता है उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, पर अति परासारी विलयन। ठीक ना, दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा, ठीक है, जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अति परासारी विलयन। देखो बच्चों, जो अति परासारी विलयन होता है या अल्प परासारी विलयन होता है, इनको हम लोग जब भी परिभाषित करेंगे तो दो विलयनों की तुलना करके ही परिभाषित कर सकते हैं। ठीक ना, दो विलयनों की तुलना करने के बाद ही हम लोग इनकी परिभाषा देते हैं। ठीक ना, दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति परासारी विलयन कहते
हैं। सांद्र विलयन जितने भी होते हैं, जितने गाढ़े विलयन होते हैं, उनका परासरण दाब क्या होता है? अधिक होता है, ठीक ना। सांद्र विलयनों का परासरण दाब अधिक होता है। अगले टॉपिक की बात करें तो अगला है अल्प परासारी विलयन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है, ठीक ना, जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है। जिस विलयन का परासरण दाब अधिक था उसे अति परासारी विलयन बोले, लेकिन जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अल्प परासारी विलयन। और जितने भी तनु विलयन होते हैं, तनु विलयनों का परासरण दाब क्या होता है? कम होता है, ठीक ना। कहने का अर्थ ये बच्चों कि हमारे पास दो विलयन है, ठीक ना। दो विलयनों में जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे बोलेंगे अति परासारी विलयन, और जिसका परासरण दाब कम होगा उसे बोलेंगे अल्प परासारी विलयन। जितने भी सांद्र विलयन होते हैं, सांद्र विलयनों का परासरण दाब अधिक होता है और तनु विलयनों का परासरण दाब कम होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक ना। व्युत्क्रम परासरण, इसको शार्ट में हम लोग आरओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आरओ, ठीक ना। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस व्युत्क्रम परासरण क्या होता है? किसी विलयन पर परासरण दाब से, किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर, ठीक ना, किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, ठीक ना। परासरण की क्रिया क्या होने लगती है? विपरीत दिशा में होने लगती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? व्युत्क्रम परासरण। अगर हमारे पास क्या है, ध्यान से समझिए, हमारे पास एक कंटेनर में, ठीक ना, विलायक और शुद्ध विलायक और हमने विलयन लिया और बीच में लगा दिया अर्धपारगम्य झिल्ली। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो परासरण की क्रिया होती है, विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की तरफ गति करने लगते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे परासरण, ठीक ना। अब विलयन के ऊपर अगर हम पिस्टन द्वारा दाब लगाना शुरू करें, ठीक ना, तो विलयन के ऊपर जैसे ही आप दाब लगाएंगे तो परासरण की क्रिया धीरे धीरे कम होगी, ठीक ना। यानी शुद्ध विलायक के जो कण हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन की तरफ जाने की गति इनकी कम हो जाएगी। जितना दाब बढ़ाते जाएंगे इनकी गति कम होती जाएगी, यानी परासरण की क्रिया कम होती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि एक निश्चित दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाएगी। तो जिस दाब पर परासरण की क्रिया रुक जाएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? परासरण दाब। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि परासरण दाब से और अधिक दाब लगा दे, ठीक ना। तो परासरण दाब से और अधिक दाब जब आप लगाएंगे बच्चों, तो विलयन से, यानी परासरण की क्रिया जो हो जाएगी विपरीत हो जाएगी, यानी विलयन से जो कण होंगे शुद्ध विलायक की तरफ गति करना प्रारंभ कर देंगे, यानी परासरण की क्रिया विपरीत हो जाएगी, विपरीत दिशा में होने लगेगी, ठीक ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम परासरण, ठीक ना। क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम परासरण, ठीक ना। देखिए तो किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, तो इसे व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या लिया है? अशुद्ध जल, इधर है अशुद्ध जल और इधर हमने लिया है बच्चों शुद्ध जल। बीच में हमने लगा दिया अर्धपारगम्य झिल्ली और ऊपर से पिस्टन के द्वारा अशुद्ध जल के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं? दाब लगाएंगे। देखिए दाब लगाने से पहले क्या हो रहा था? अशुद्ध जल जो थे और शुद्ध जल जो थे ये दोनों किसके द्वारा अलग हो रहे हैं? एसपीएम के द्वारा। तो जो शुद्ध जल के कण होंगे ये सांद्र विलयन की तरफ, मतलब अशुद्ध जल की तरफ गति करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परासरण। क्या बोलेंगे? परासरण। लेकिन जब हमने दाब लगाना शुरू किया तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी और दाब हमने परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया तो शुद्ध जल के जो कण थे, ठीक ना, ये अशुद्ध जल से निकल के किधर गति करेंगे? शुद्ध जल की तरफ। यानी इसमें जितने भी जल के कण थे ये अशुद्ध जल से किधर गति करना प्रारंभ कर देंगे? शुद्ध जल की तरफ गति करना प्रारंभ कर देंगे। तो बच्चों ये क्रिया जो हुई परासरण का विपरीत हो गया ना, यानी परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम परासरण। क्या बोलेंगे? व्युत्क्रम परासरण, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है यदि शुद्ध जल एवं अशुद्ध जल को, ठीक ना, शुद्ध जल और अशुद्ध जल को एसपीएम का मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक ना, शुद्ध जल और अशुद्ध जल को एसपीएम द्वारा पृथक किया जाता है, यानी एसपीएम द्वारा अलग किया जाता है। तो परासरण की क्रिया, देखो परासरण की क्रिया शुरू में किधर से किधर होगी? शुद्ध जल से अशुद्ध जल की तरफ होती है, यानी परासरण की क्रिया
शुद्ध जल से अशुद्ध जल की तरफ होती है, ठीक है। परंतु अशुद्ध जल के ऊपर अतिरिक्त बाह्य बल, ठीक ना, अतिरिक्त बाह्य दाब, देखो ये अशुद्ध जल है, इसके ऊपर अतिरिक्त बाह्य दाब यदि हम लोग लगाते हैं ना, अतिरिक्त बाह्य दाब लगाने पर परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है। जैसे ही आप दाब लगाएंगे तो परासरण की क्रिया अब विपरीत दिशा में होने लगेगी, यानी जितने भी अशुद्ध जल में जो जल के कण है वो शुद्ध जल की तरफ जाने लगेंगे, ठीक ना। तो विपरीत दिशा में होने लगेगी, जिससे अशुद्ध जल शुद्ध जल में बदलने लगते हैं। यानी अभी हमने क्या बताया कि जितने भी अशुद्ध जल में जल के जो कण हैं वो शुद्ध जल में बदलना प्रारंभ कर देंगे, ठीक ना, शुद्ध जल में बदलने लगेंगे। तो अतः इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्क्रम परासरण, ठीक ना। इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे बच्चों व्युत्क्रम परासरण, ठीक ना। तो व्युत्क्रम परासरण का मतलब समझ में आ गया। आप सभी लोग एक बार फिर से सुनिएगा। व्युत्क्रम परासरण हमने ये बताया कि अगर हम लोग किसी भी विलयन के ऊपर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दें तो परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगेगी, इसी को हम लोग बोलेंगे व्युत्क्रम परासरण। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे आने वाले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।